बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 को समझेंगे। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके पहले जो 10 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो ए बी सी, तो ये चीज आपने प्रूव करनी है कि जो बी साइड है ये बराबर होगी सी इंटू काज ए प्लस ए काज सी के, ये बराबर होगी। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जिस तरह डायग्राम बनी हुई है इस जगह पे, तो इस तरह की एक हम डायग्राम बना लेंगे। हम कहेंगे जी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिस तरह इस जगह पर बनी हुई है। तो इसको हम इस तरीके से ना एक ट्राइंगल सी बना लेंगे। इसके अंदर ना आपने दो साइड्स को ना बड़ा कर लेना। मसलन एक ये वाली साइड को यूं आप इस साइड पर बना लें और एक ये नीचे की तरफ बना लें। अच्छा, अब इधर मैं कह देता हूँ ये ए है, ये वाली साइड या ये वाला जो उसका कोना है ये बी है और ऊपर वाला कोना सी के बराबर है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनता है ना इस जगह पर, तो वो होता है ए। और ये जो इस जगह पर एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है पाई माइनस ए। उसकी वजह ये है कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई होता है। अगर अंदर ए होगा तो बाहर कितना होगा, पाई माइनस ए। इसी तरह इस जगह पर क्या होगा, बी, तो बाहर कितना होगा इस जगह पर, पाई माइनस बी होगा। तो ये हमने ना दो एंगल जो है ना वो बना लिए हैं। तो अब इसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो सी है ना, सी के ओपोजिट जो साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर है। इसी तरह जो हमारे पास साइड होगी ये ए के ओपोजिट साइड ये वाली साइड है, तो ये किसके बराबर होगी जी, ए वेक्टर के बराबर होगी। फिर इसी तरह जो हमारे पास साइड बच रही है ये बी है, बी के ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो इस साइड का नाम क्या होगा, बी वेक्टर। तो ये इसकी ना जो वेक्टर्स की अगर फॉर्म में लिखा जाए तो इसको इस तरह लिखा जाएगा। तो अब ये पहले हम इधर से इधर को आ रहे हैं, फिर यूं ऊपर को जा रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसको यूं लिखा जा सकता है ए बी, फिर यानी कि यूं लिखा जा सकता है ए से बी, फिर बी से, इधर थोड़ा सा ना इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ए से बी और फिर बी से ए, बी से ए नहीं इस तरह लिखा जाएगा, ये इस जगह पर ना थोड़ी सी गलती है। ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए। तो यहां से ना बी से सी लिखना था, वो गलती से ए लिखा होगा, तो ये इसको सही कर लेते हैं। ये बी से किधर आना है, सी की तरफ आना है, यानी कि ए से बी, फिर हमने क्या करना है जी, बी से सी और फिर सी से ए। ये किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। और अगर इसको वैसे लिखा जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, जहां से शुरू किया था उधर ही वापस आ जाए ना, तो वो जीरो के बराबर होता है। यहां से अगर मैं बी वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये वाले जो है हमारे पास, यानी कि इधर अगर देखा जाए तो बी वेक्टर जो है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है जी ए प्लस सी के। अगर इन दो वेक्टर्स को सम किया जाए तो वो इसके बराबर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर ना एक गलती है, गलती ये है कि इसके साइन ना वो किस में आने हैं, नेगेटिव में आने हैं। जिस तरह अगर इस जगह पर मैं बी लिखूं तो ये हमारे पास इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस ए। और ये वाला जो सी है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाए ना, माइनस सी। तो फिर हम किस तरह इसको लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस सी। अब ये जो माइनस है ना इसने बी के साथ आ जाना है, माइनस बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको इस तरीके से ना लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हेड टू टेल रूल लगाए तो इसकी डायरेक्शन ना ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे को है, इस वजह से ये माइनस आया। तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई जी, माइनस बी किसके बराबर है, माइनस बी जो है वो बराबर है ए प्लस सी के बराबर है। इधर एक स्टेप ना ज्यादा कर लेना चाहिए, यानी कि यूं माइनस बी ये बराबर है जी ए प्लस सी वेक्टर के। अब ना दोनों के राइट साइड पर ना बी वेक्टर से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। मसलन इसके शुरू में भी राइट साइड पर बी वेक्टर लिख दिया, और इसके बिना जो राइट साइड है उधर हमने क्या लिख लिया जी, बी जो वेक्टर है ना वो लिख लिया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, इसको बी स्केयर लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा ए डॉट बी। और इधर क्या बन जाएगा, बी डॉट सी या सी डॉट बी, जिस तरह इसको मर्जी लिख लें। तो ये इस तरह ये बना हुआ है कि माइनस बी डॉट बी ये चीज किसके बराबर है जी,
बी डॉट ए और बी डॉट सी। अब बी डॉट ए आपने लेना है। जब बी डॉट ए हम लेंगे तो इसको यूं लिखेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और काज बी और ए के दरमियान एंगल। ये हमारे पास नीचे को ये बी आ रहा है, यानी कि बी किधर को आ रहा है, नीचे वाली साइड पर, और ए किधर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये वाली जो साइड जा रही है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है साइड। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये किसके बराबर होगा, तो अंदर वाला एंगल सी है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस सी। तो इधर हम क्या लिखेंगे जी, पाई माइनस सी लिखेंगे। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, बी डॉट सी, बी डॉट सी के अंदर अगर देखा जाए, बी और सी किधर है, ये बी नीचे की तरफ आ रहा है और सी इधर को आ रहा है, ये वाली जगह बन रही है। तो ये एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस ए बन रहा है। तो इस जगह पर ना हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए लिख लेंगे। तो इस तरह ना इसको हमने सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब ये जो चीज लिखी ना, पाई माइनस ए, पाई का मतलब होता है 180, 180 में से जब हम माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। ये इस तरह क्वाड्रेंट होते हैं, ये जगह होती है पाई। तो पाई में अगर कोई चीज माइनस की जाए तो दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, तो वो कास जो है ना नेगेटिव आता है, इस वजह से इसके शुरू में ना माइनस आ जाएगा, साथ ए लिखेंगे। इसी तरह कास पाई माइनस सी है, तो ये पाई की वजह से 180 बना, 180 में कोई चीज माइनस करें तो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में कास नेगेटिव होता है, तो माइनस कास सी के वो इक्वल आ जाएगा। तो ये बनेगा माइनस बी का स्केयर बराबर आ गया जी ए बी, क्योंकि इसकी आपने ना मैग्नीट्यूड ली हुई है सिर्फ, तो ए बी इसी तरह आएगा। फिर ये माइनस का सी और ये माइनस का दे, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा, तो ये चीज हमारे पास बनेगी। तो अब ये सारी जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको हमने ना बी के ऊपर डिवाइड करना है, इधर बी इधर बी, और ये जो बी स्केयर लिखा है इसे भी, तो ये फिर आ जाएगा बी, और ये काज सी काज ए और ए काज सी हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह ना इसने प्रूव हो जाना है। तो इसको हम इस तरीके से ना प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको आपने सॉल्व करना, जो छोटा सी है वो बराबर है ए इंटू कास बी प्लस बी इंटू कास ए। इस चीज को हमने ना सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हम कहेंगे जी ए बी, फिर बी सी और जमा सी है, इसको करेंगे तो ये जीरो के बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस सी को बाहर ना कॉमन ले लेंगे, तो माइनस सी बराबर आ गया ए प्लस बी के बराबर आ गया। अब हमने ना दोनों साइडों पर ना सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा सी स्केयर, ये बन जाएगा ए डॉट सी, और ये बन जाएगा बी डॉट सी बन जाएगा। अब ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल, ये सी है ना, तो ये आगे जा रही है, ये ए ऊपर को जा रही है, इसके दरमियान एंगल पाई माइनस बी। और दूसरा जो एंगल बनेगा ना सी और बी के दरमियान, ये सी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बी है और ये क्या सी है, इसके दरमियान एंगल कितना है, पाई माइनस ए। तो इधर पाई माइनस ए लिखेंगे, इन दोनों का जो माइनस है ना, पाई माइनस की वजह से इधर ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि 180 में माइनस करें तो दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव बाहर आ जाते हैं, इसका भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। फिर इसको हमने सी पर डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास चीज आ जाएगी। अच्छा, अब ये है जी बी स्केयर को हमने प्रूव करना है, इस चीज के बराबर है। तो अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ना सिर्फ, जब लिखा होगा ना बी स्केयर लिखा होगा, तो फिर सिर्फ एक साइड पर ना हमें एंगल को बढ़ाने की या मालूम करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आपने ना ट्रायंगल बना कर ना ये वाला एंगल आगे को कर लेना, यानी कि ये साइड को आपने बढ़ा लेना। अगर इधर बी है तो अंदर बीटा होगा, तो ये जगह कितनी बनेगी, पाई माइनस बी बनेगी। तो ये ए है, ये सी है, तो ये वाली साइड क्या है, सी वेक्टर, तो ये वाला भी वेक्टर क्या बनेगा, सी वेक्टर बनेगा। और ऊपर वाला ए वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर ऊपर को होगा और सी वेक्टर इधर को आएगा, और इसके दरमियान जो एंगल है ना वो पाई माइनस बीटा होगा। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, इधर हमने क्या किया जी, ये वाली फॉर्म लिख ली, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, यहाँ से ये बी इधर आकर माइनस बी हो गया। फिर दोनों साइडों पर ना हमने माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये बी स्केयर बने, माइनस माइनस प्लस, बी डॉट बी करेंगे तो वो बी स्केयर बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ए डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट सी, फिर ये ए स्केयर, ये सी स्केयर, ये टू टाइम्स ए डॉट सी आ जाएगा। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा जी, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कास, और इस जगह पर हमने क्या लिखना है, पाई माइनस बीटा लिखना है। तो यहाँ से वो माइनस बाहर आ जाना 180 माइनस की वजह से, तो फिर ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और ये चीज प्रूव हो जाएगी।
अच्छा, सेम इसके साथ का आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। ये मसलन सवाल है ना, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सी को इधर बढ़ा लेते हैं। ये जो सी है इसको इस साइड पर हमने बढ़ा लेना है। बाकी आप ए और बी जिधर मर्जी लिखना है, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। इसके ये सामने ए वेक्टर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर होगा। तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर होगा। ये सी है, तो ये जगह क्या होगी, पाई माइनस सी होगी। तो यही हमें ना चीजें चाहिए होती हैं कि ये ए और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है जी, पाई माइनस सी वाला एंगल बन रहा है। तो इसको हमने ना अब इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, सी इधर आकर माइनस सी हो गया। फिर दोनों साइडों पर माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, ये सी स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस सी की ना वैल्यू पुट कर दें, जो ऊपर ये वाली लिखी हुई है, ये वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। ए ने ए से मल्टीप्लाई होना है, ए ने बी से, बी ने ए से, बी ने बी से। तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये टू टाइम्स ए डॉट बी आ जाएगा। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड काज, और ए और बी के दरमियान एंगल कितना, पाई माइनस सी है। तो यहाँ से जो माइनस है ना, काज पाई माइनस सी, तो ये पाई माइनस का मतलब होता है 180 माइनस। तो ये बन जाता है दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में ना काज नेगेटिव होता है, ये बार माइनस आ जाता है और सी इस जगह पर आ जाता है। तो ये आ जाता है जी माइनस काज सी। तो ये माइनस इधर आ गया, और ये इस तरीके से ना ये चीज प्रूव हो गई है। तो इसको इस तरह प्रूव करना था। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहे हैं, शो डेट फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी। हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, तो फिर ये चीज प्रूव करें कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर उसके दोबारा आपने ना मैग्नीट्यूड ली हुई है। ये चीज इस चीज के बराबर है, और फिर ये इसके बराबर है। यानी कि यूं समझें, ये ए प्लस बी इकट्ठा लिखा हुआ है, इधर क्या है जी, अलहदा अलहदा लिखा हुआ है, और इधर भी अलहदा अलहदा लिखा, लेकिन बीच में क्या है जी, माइनस है। ठीक है। और फिर इनकी ना उन्होंने मैग्नीट्यूड अलहदा से भी ली हुई है, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चीज इस तरह करके लिखी हुई है। अच्छा, इसको अब हमने ना सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ए वेक्टर है, अब इसके अंदर ना आपने प्लस माइनस कर लेना है, खुद ही अपने पास से प्लस बी कर लिया, और माइनस बी वेक्टर को ना प्लस माइनस कर लिया। ये चीज होगी। अब ये जो चीज है ना, ये इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज लेस देन होगी किस चीज से जी, अगर इसको मैं अलहदा लिखूं, और फिर ये जो माइनस बी है इसको मैं अलहदा करके लिख लूं, तो इसको इस तरीके से ना लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो बीच में दो चीजें होती हैं, इनको आपने इस तरह दो पार्ट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये एक बात हमने इस जगह पर बता दी। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से ये मैं बीच में से इसको और इसको कंपेयर करूं, यानी कि हम कौन कौन सी चीज को कंपेयर कर लें जी। एक तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये जो भी हमने बताई है, ये हमने बनाई। अब यहां से ये जो चीज है ना, ये प्लस बी वेक्टर, इसको दूसरी तरफ ले आना। जब ये दूसरी तरफ आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला माइनस किधर गया, ये वाला माइनस, जब ये मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, दोनों साइडों पर ये मैग्नीट्यूड ली जाए तो ये माइनस खत्म हो जाता है। यानी कि ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्लस बचेगा। फिर ये वाला प्लस दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया ए माइनस बी, यानी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये लेस देन आ जाएगी इसके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बी वेक्टर को लिखना है उसी तरह, इसमें प्लस ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो है ना, इनको इधर लिख लेंगे, और माइनस ए को इधर लिख लेंगे। अब ये जो इसकी मैग्नीट्यूड है ना, तो ये हमारे पास क्या करती है, माइनस को खत्म कर देती है, ये प्लस में वैल्यू आ जाती है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, अब ये जो प्लस ए है, इसने दूसरी तरफ आकर माइनस ए हो जाना, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, और ये उससे लेस देन में आ जाएगा। तो ये हमने ना इस साइड के ऊपर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज थी, कंपेयरिंग बोथ पार्ट ए और वन और टू, ये जो दो पार्ट्स है ना, इनको हमने कंपेयर करना है। इसको इस जरा यहाँ से क्लियर कर देते हैं ना, ताकि सही नजर आए। फिर हम इसको ना कंपेयर करके लिखते हैं। एक हमारे पास ये चीज है, एक हमारे पास ये चीज है। अच्छा, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, ये हम किधर लिखेंगे, इस जगह पर हमने लिख ली। ठीक है। और उसके बाद यूं समझ लें कि इससे ऊपर एक और प्लस वाली भी वैल्यू थी, इस जगह पर होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
कंपेयरिंग बोथ पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। जिस तरह ये वाली चीज इधर लिखी जा सकती है और ये वाली चीज को इधर लिखा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ हम नहीं लिखते थे, जो इधर चीज लिखी होती थी उसको हम इधर लिखते थे और ये वाली चीज इस जगह पर लिखते थे। इस तरह ना इसको हमने लिख लिया, और इनकी आप ना जगह भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अगर इसका हमने क्या लेना हो, यानी कि यूं एब्सलूट वैल्यू लेनी हो, तो अगर वो माइनस बाहर आएगा भी ना, वो उसको खत्म कर देगा। तो ये ए वेक्टर और ये क्या आ गया, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बीच में माइनस ही रहेगा। तो इस साइड के ऊपर ना वो जो ये वाली मैग्नीट्यूड वाली लाइंस है ना, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर कह रहे हैं फाइंड अ वर्क डन, आपने वर्क डन मालूम करना है इफ द पॉइंट एट विच कांस्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स है ये अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो P1 से P2 पॉइंट के ऊपर ना मूव कर रहा है। मसलन यहाँ हमने ना फोर्स अप्लाई की, ये वाला जो पॉइंट P1 था और ये पॉइंट P2 था, जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो ये मूव होके ना यहाँ से किधर आ गया जी, आगे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। तो फोर्स की वैल्यू भी है और ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, इससे हम ना डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनके दरमियान। तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बराबर आएगा P1 P2 के। तो P2 में से P1 को ना माइनस करते हैं तो ये चीज आ जाएगी, ये हमारे पास D आ गया। वर्क डन हमने मालूम करना है, उसका फार्मूला है F.D। तो ये हमारे पास जो F वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था उसका इधर मैं लिख देता हूँ जी, F.D है। तो F वेक्टर किसके बराबर है, 2 × I प्लस 5 × J प्लस 3 × K। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आगे फिर लिया डॉट, फिर जो D वेक्टर है उसकी हमने वैल्यूज लिखनी है, 5I प्लस 8J और प्लस 2K। फिर 2 ने मल्टीप्लाई होना है 5 के साथ, फिर 5 ने मल्टीप्लाई होना है 8 के साथ, और फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 6। तो कितना आ गया जी 56, इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो ये कह रहे हैं अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स, एक पार्टिकल है उसके ऊपर ना एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है F1 और F2, डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ना उसने मूव किया, यानी कि ए से वो किधर आ गया जी, बी के ऊपर आ गया। जो फोर्स उसके ऊपर ना दो फोर्सेस लाग रही हैं F1 और F2, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो एक फोर्स F के बराबर आ जाएगी। ये F1 है ये F2 है। तो इन दोनों के ऊपर जब हमने फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके हमने क्या करना है, F बना लेना है। तो आई ने आई में ऐड होना, जे ने और के अंदर ऐड हो जाना, ये हमारे पास एफ आ गया। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जो फासला है उसको हम क्या कहेंगे, वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ये डी वेक्टर हम ना निकाल लेंगे। फिर इसका हमने ना डॉट प्रोडक्ट लेना है F.D। तो ये इनके आपस में ना मल्टीप्लाई करना है, मसलन 4 ने 3 के साथ, 8 ने 3 के साथ और -4 ने 1 के साथ। तो ये तीन वैल्यूज आएंगी, फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर कह रहे हैं पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ए से बी तक वो डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि उसने फासला तय किया है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डिफाइंड बाय, ये हमारे पास ना तीन फोर्स हैं, एक को F1 कह लेंगे, एक को F2, एक को F3 का नाम देंगे। टोटल वर्क डन मालूम करना, F1 F2 F3 इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, F बन जाएगा तीनों को ऐड करके। ये ए से बी तक फासला है तो डी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। डी बराबर है ए बी के, तो आपने ना B-1 कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब F.D करना, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 11 ने 1 के साथ, 5 ने 7 के साथ, 11 ने 5 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 102 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर वो कह रहे हैं फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, फोर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई है और इसके वो पैरेलल है, और डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक वो उसने जो फासला है ना वो तय किया है। अब इसके अंदर जो हमारे पास फोर्स आएगी ना, फोर्स के अंदर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरे नंबर पर ना डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड
और दूसरे नंबर पर क्या होती है जी, डायरेक्शन है। तो अब जो डायरेक्शन है ना वो इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो आपने लगा लेना, डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर आप कह लें। तो इसको हमने ना वेक्टर को नाम दे दिया वी का। पहले इसका हमने ना यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर ऊपर वेक्टर लिखना पड़ता है, नीचे वेक्टर की ना मैग्नीट्यूड, यानी कि ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर की पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर हम इधर पुट कर देंगे कि एफ बराबर है, ये मैग्नीट्यूड आ गई, ये वेक्टर और फिर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों टर्म्स के साथ ये टर्म्स आ जाएंगी, नीचे 26 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एफ बन गया। अब ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ तो फिर बी माइनस ए करते जाएंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारे पास डी वेक्टर बन गया, और ऊपर हमारे पास में एफ वेक्टर बन। फिर इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या करना, इनके आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ना मल्टीप्लाई करवाना है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये तीन होगा जो टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इसका सेम एलसीएम है, तो 26 का स्क्वायर रूट एलसीएम में आ जाएगा, ये तीनों नंबर ऊपर आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे, 198 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 26 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज है 14.2 इसने सॉल्व होना था, तो उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी।